कल हमने क्लोज्ड सरफेस के बारे में डिस्कस किया था कि क्लोज्ड सरफेस जो होता है वो क्या होता है, और उसके अंदर जो चार्ज होती है उसको चार्ज इनक्लोज्ड कहा जाता है। और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि अगर हम चार्ज को क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पे रखते हैं, जैसे हमने कल क्लोज्ड सरफेस कंसीडर किया हुआ था स्फेयर, अगर स्फेयर के सेंटर पे हम रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड उस स्फेयर की हर पॉइंट पे इक्वल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस स्फेरिकल सरफेस से। लेकिन अगर चार्ज को हम साइड पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फेयर की हर पॉइंट पे इक्वल भी नहीं होगी और परपेंडिकुलर भी नहीं होगी। ये दो बातें हमने डिस्कस की थी कल, ठीक है। यूएसबी में भी फुटबॉल पिक्चर सर्च करे लगाएगा, ठीक है। तो देखिए, कल वाली चीजें ये हमने डिस्कस की थी। फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमने जो क्लोज्ड सरफेस रखा था वो क्लोज्ड सरफेस हमने रखा था स्फेयर। क्लोज्ड सरफेस हमने कल रखा था स्फेयर। उसके अंदर पहली बात हमने डिस्कस की थी कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, अगर चार्ज स्फेयर के सेंटर पे रखी हुई है, जैसे ये स्फेयर है, अगर चार्ज इसके सेंटर पे रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे इक्वल भी होगी और परपेंडिकुलर होगी। E इज इक्वल एट एवरी पॉइंट ऑन स्फेयर एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ स्फेयर, ठीक है। ये इस तरह से हमने कल डिस्कस किया था। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी बेटा, दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि इफ चार्ज is not placed at center of sphere, अगर चार्ज सेंटर ऑफ स्फेयर पे नहीं रखी हुई तो E is not same at every point of sphere and is also not perpendicular to surface of sphere, ठीक है। दो बातें हमने डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करते हैं इसको आगे कि अगर इस तरह से चार्ज जो है बेटा, अगर सेंटर पे नहीं रखी हुई, इस तरफ रखी हुई, तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे सेम भी नहीं होती और परपेंडिकुलर भी नहीं होती, ठीक है। परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये जो स्फेयर है जो इस चार्ज को बंद करता है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। ये हमारे पास है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये है चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड है बेटा। अब चार्ज इनक्लोज्ड जो है उसके कुछ केसेस है कि चार्ज इनक्लोज्ड जो होती है उसके भी कुछ केसेस ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। इसके भी कुछ केसेस होते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड को कैसे कंसीडर किया जाता है बेटा। सपोज करें कि अगर हमारे पास इस तरह से एक स्फेयर है, इसके अंदर
3 पॉजिटिव चार्जेस है इस तरह से, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 1 कूलम है। 3 चार्जेस है, ये हमारे पास Q1 Q2 Q3 है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितनी हो जाएगी, 3 कूलम कंसीडर की जाएगी। भले चार्जेस स्केडर हो लेकिन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितनी मानी जाएगी, 3 कूलम जो है वो चार्ज इनक्लोज्ड मानी जाएगी। अगर इस तरह से हो कि एक चार्ज है Q1, दूसरी चार्ज है Q2, ठीक है। अगर Q1 है +1 कूलम और Q2 है -1 कूलम तो चार्ज इनक्लोज्ड 0 मानी जाएगी, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज्ड को 0 माना जाएगा जब इसके अंदर 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इस तरह से Q1 है, इस तरह से Q2 है और इस तरह से Q3 है। सपोज करें Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम है और Q3 इज इक्वल टू -1 कूलम है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 1 कूलम मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अलजेब्रिक सम किया जाएगा। इसको आप कह सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड को आप इस तरह से कर सकते हैं। चार्ज इनक्लोज्ड का मकसद होता है अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस का अलजेब्रिक सम है, ठीक है। अलजेब्रिक सम का मकसद है पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखेंगे और निगेटिव को निगेटिव लिखेंगे तो इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम हम लिखेंगे जब एक से ज्यादा चार्जेस इनक्लोज्ड होती है। फॉर एग्जांपल फोर्थ केस है कि अगर ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, और एक चार्ज अगर यहाँ पे है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर चार्ज है, ठीक है, तो इस केस के अंदर फ्लक्स भी 0 माना जाएगा। नो चार्ज इनक्लोज्ड, नो चार्ज इनक्लोज्ड। फ्लक्स हमेशा अंदर की चार्ज से होता है, फ्लक्स बाहर की चार्ज से नहीं होता। फ्लक्स उस चार्ज का माना जाता है जो बाहर चार्ज होती है, सॉरी अंदर होती है। जो बाहर चार्ज होती है उसकी लाइनें भले क्लोज सरफेस के अंदर आए वो फ्लक्स नहीं माना जाता, ठीक है। तो आप ये नहीं कहोगे कि ये फ्लक्स इनवर्ड है, नहीं ये फ्लक्स इनवर्ड नहीं है। इनवर्ड फ्लक्स ये होता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर निगेटिव चार्ज है वो भी अंदर है तो इसका फ्लक्स जो होता है इसको इनवर्ड माना जाएगा, इसको इनवर्ड फ्लक्स माना जाएगा, इसको इनवर्ड फ्लक्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज्ड होता है। अगर कोई चार्ज इनक्लोज अंदर है तो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लक्स, निगेटिव है तो इनवर्ड फ्लक्स। लेकिन जो बाहर की चार्ज है उसका फ्लक्स नहीं होता, फ्लक्स हमेशा अंदर की चार्ज का कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ कि फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस होता क्या है बेटा। फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस का क्लोज्ड सरफेस का हम फार्मूला करते हैं बेटा। सपोज करें बेटा हमारे पास एक स्फेयर है, सपोज करें ये हमारे पास बेटा एक स्फेयर है, ठीक है, और ये एक स्फेयर एज ए क्लोज्ड सरफेस है बेटा, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक चार्ज रखते हैं और ये चार्ज हम सेंटर पे रख रहे हैं बेटा। सेंटर पे रखेंगे या साइड पे रखेंगे फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर सेंटर पे रखेंगे या साइड पे रखेंगे फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा कि उसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी। अगर सेंटर पे हम रखते हैं, साइड पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे अनइक्वल होगी। और अगर सेंटर पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस ऑफ द स्फीयर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और अगर साइड पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आप कहोगे कि अगर आप चार्ज सेंटर पे रखते हो तो उसमें फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेंटर पे रखो या साइड पे रखो फ्लक्स सेम रहेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल होगी। अगर सेंटर पे रखोगे तो इजी होगी, साइड पे रखोगे तो मुश्किल होगी, इसलिए मैंने इसकी सेंटर पे रखा है। और इसकी ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ये नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी, और इस तरह से अगर नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी तो आप कह सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस अगर इस तरह से गुजरेगी तो ये इसमें से फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि चार्ज अगर अंदर इनक्लोज्ड है तो देखिए आप कि इसकी जो है वो नंबर ऑफ लाइंस इस कर्व्ड सरफेस से गुजरती है, तो इसको आप कहेंगे कि ये इसमें से फ्लक्स गुजर रहा है। बेटा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगी, और इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स अगर आप बनाओगे तो ये होगी nth पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड n। अब देखिए आपको पता है इसका R1, R2, R3 इस तरह से अगर आप करोगे ये हो जाएगा Rn। तो आपको पता है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू हो जाएगा Rn, बिकॉज चार्ज इज एट सेंटर, चार्ज सेंटर पे है तो सरफेस से हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होगा, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू हो जाएगा En। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आप कहोगे कि हर पॉइंट पे इक्वल होगी, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू आप लिखोगे En इज इक्वल टू हो जाएगी के क्यू अपन आर स्क्वायर। ये चार्ज क्यू है बेटा, और इसकी इस क्लोज्ड सरफेस की हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी बेटा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये आइसोलेटेड चार्ज है, स्फेरिकल शेप की चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हम किस तरह से निकालते हैं, के क्यू अपन आर से निकालते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि अगर कोई भी चार्ज है उसको स्फेयर के इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस के सेंटर पे रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फेयर की हर पॉइंट पे इक्वल होती है। और अगर किसी भी, ये देखे पॉइंट है, ये डिस्टेंस r पे है तो के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये r पे के क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, के क्यू अपान आर स्क्वायर। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल भी हो जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है बेटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस स्फेरिकल सरफेस का जो है वो फ्लक्स, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस का हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कि इसमें से फ्लक्स कितना गुजरता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज इसके सेंटर पे रखेंगे तो उसके सरफेस की हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसका मैंने फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि हमने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इनक्लोज की हुई है। जब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इनक्लोज की हुई है तो उस हिसाब से ये जो स्फेरिकल हमने क्लोज सरफेस कंसीडर किया हुआ है उसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, उसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो बेटा फ्लक्स की कैलकुलेशन इसके अंदर आप ई डेल्टा ए के फार्मूले से नहीं कर सकते बेटा। सपोज करें इसके अंदर हमने इस तरह से चार्ज इनक्लोज की, वही चार्ज सेंटर पे हम रख रहे हैं, चार्ज क्यू है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हमने बनाई। अब अगर हम इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा कि इसमें से फ्लक्स कितना गुजरता है बेटा,
ठीक है, इसमें से अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें से फ्लक्स कितना गुजर है, जाहिर सी बात है जितनी भी इसमें से लाइनें निकलेंगी वो सब की सब लाइनें इससे पास होंगी। तो इसलिए आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जो होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें से फ्लक्स गुजरेगा। हम इसमें से हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेटा जब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और दूसरा उस सरफेस का एरिया वेक्टर आपको पता होना चाहिए। अब ये बेटा, ये आपने जो क्लोज सरफेस लिया हुआ है, ये क्लोज्ड सरफेस कर्व्ड है, और आपको पता है किसी भी कर्व्ड चीज की आप कोई भी एक जो है वो एरिया वेक्टर नहीं बना सकते। तो अगर हम किसी भी कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो कर्व्ड सरफेस का कोई भी एक एरिया वेक्टर नहीं बनेगा। तो कर्व्ड सरफेस के जो एरिया वेक्टर हैं वो मैंने आपको सिखाया था कि कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर एक नहीं बनता, उसके एरिया वेक्टर डिफरेंट बनते हैं, और उस पूरी एरिया को स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करके हम उसमें से एरिया वेक्टर बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमने चार्ज को इस स्फीयर के अंदर बंद किया है तो स्फेरिकल जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। तो स्फेरिकल सरफेस जो होता है कर्व्ड होने की वजह से हम उसका एक एरिया वेक्टर नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, उस पूरी कर्व्ड सरफेस को स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करेंगे। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसको पूरे स्फेयर को स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करेंगे इस तरह से। ये हमारे पास स्फेयर है, हम पूरे स्फेयर को स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करते हैं। ये हम पूरे सरफेस को किसमें जो है वो तकसीम कर रहे हैं, पूरे स्फेयर को हम स्मॉल पीसेस के अंदर इस तरह से तकसीम करते हैं। फिर हर पीस का हम फ्लक्स अलग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरे सरफेस को हम स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम कर देंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक फुटबॉल अगर हम लें तो फुटबॉल के सेंस में भी हम इसको ले सकते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक फुटबॉल की पिक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है, कि पूरा सरफेस जो है बेटा वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर तकसीम है इस तरह से। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर तकसीम है इस तरह से। तो आप क्या करेंगे कि अगर क्लोज सरफेस आप लेते हो तो क्लोज सरफेस को आप इस तरह से स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम कर दोगे। इस तरह से ये छोटे छोटे पीसेस हैं जिनके अंदर ये तकसीम है पहले से। ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल पीसेस के अंदर फुटबॉल तकसीम है इस तरह से। तो पूरा जो कर्व्ड सरफेस होता है ना, कर्व्ड सरफेस का एक एरिया वेक्टर नहीं बनता। अगर हम किसी भी कर्व्ड स्फेरिकल शेप के सरफेस के अंदर अगर हम इस तरह से चार्ज को इनक्लोज कर देंगे तो उसको पूरा इस तरह से जैसे फुटबॉल के पीसेस बने हुए हैं इस तरह से हम स्मॉल पीसेस के अंदर इसको तकसीम कर देंगे, जैसे आप देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा, सपोज करें इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इसके हर पीस का आप अलग से एक एरिया वेक्टर बनाओगे इस तरह से। बेटा इस पीस का ये कलर नजर अच्छे ये कलर नजर अच्छे कलर नजर आ रहा है बेटा, ये कलर नजर आ रहा है ये जो मैंने अभी बनाया। तो बेटा ये जो है हर पीस का एरिया वेक्टर आप अलग बनाओगे, हर पीस का एरिया वेक्टर आप इस तरह से अलग बनाओगे इस तरह से।
ये एरिया वेक्टर जो होते हैं वो हर पीस का आप एरिया वेक्टर अलग बनाओगे इस तरह से। ठीक है, सब पीसेस के एरिया वेक्टर अलग बनेंगे इस तरह से। जैसे ये पीसेस हैं तो बेटा हर पीस का एरिया वेक्टर जो आप बनाओगे ये हर पीस का एरिया वेक्टर अलग अलग बनेगा इस तरह से, क्योंकि आपने इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करना है और ये कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का कोई भी एरिया वेक्टर एक नहीं होता। तो कर्व्ड सरफेस के जो है वो पहले हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे, फिर हर पीस का एरिया वेक्टर अलग हम बनाएंगे, जिस तरह से मैंने हर पीस का एरिया वेक्टर अलग बनाया। और ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये इतने छोटे करने हैं कि वो प्लेन बन जाए, और जब वो प्लेन बन जाते हैं तो हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? स्मॉल पीस के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ई डेल्टा ए। तो अब आप इसका जो फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इन हर पीस का फ्लक्स अलग, हर एक पीस का फ्लक्स अलग कैलकुलेट करोगे, प्लस फ्लक्स थ्रो सेकंड पीस इस तरह से, प्लस फ्लक्स थ्रो nth पीस। ठीक है, टोटल फ्लक्स इस तरह से हो जाएगा कि पूरे जो स्फेयर को स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करोगे। स्मॉल पीसेस के अंदर क्यों तकसीम करते हो? इसलिए कि कर्व्ड सरफेस का एक एरिया वेक्टर नहीं बन सकता। तो स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करेंगे, हर पीस का एरिया वेक्टर अलग बनाएंगे, फिर हर छोटा पीस प्लेन बन जाता है। और जब वो पीस प्लेन बन जाता है तो हमने फ्लक्स का फार्मूला कैलकुलेट किया है कि प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना होता है? ई डेल्टा ए के बराबर होता है। पूरे स्फेयर के लिए आप ई डेल्टा ए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पूरे स्फेयर का एरिया वेक्टर एक नहीं बनता। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस होता है अगर उसके अंदर चार्ज पड़ी हुई है तो उस पूरे कर्व्ड सरफेस को हम स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करेंगे और फिर हर पीस का फ्लक्स अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर सब फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है इसलिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सब फ्लक्स जो होंगे उनको सम करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने किया है कि हर पीस का इसका फ्लक्स φ1, इसका फ्लक्स φ2, इसका फ्लक्स φ3, सब फ्लक्सेस को आपस में क्या करेंगे? सम करेंगे। आप सपोज करें इसका फ्लक्स φn है तो n पीसेस जो होते हैं उन सब का फ्लक्स सम होगा, और एक पीस का जो फ्लक्स होगा इज इक्वल टू फ्लक्स 2 इज इक्वल टू अप टू फ्लक्स n इज इक्वल टू हो जाएगा ई डेल्टा ए के बराबर। क्योंकि आपको पता है कि सब पीसेस की एरिया भी इक्वल है और सब पीसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल है। क्योंकि हमने सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है इसलिए हर पीस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगी और हर पीस का एरिया भी इक्वल होगा। E1 is equal to E2 is equal to En और डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A2। हर पीस की एरिया भी इक्वल होती है, देयरफॉर हर पीस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसी और हर पीस की जो है वो एरिया भी एक जैसी, तो हर पीस का फ्लक्स क्या हो जाएगा? इक्वल। देयरफॉर फ्लक्स 1 का होगा ई डेल्टा A1 और फ्लक्स 2 का होगा ई डेल्टा A2 और nth पीस का फ्लक्स होगा इज इक्वल टू ई डेल्टा ए एन, क्योंकि हमने nth पीसेस के अंदर इसको तकसीम कर दिया। अब अगर हम करेंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ई डेल्टा A1 प्लस ई डेल्टा A2 प्लस अप टू ई डेल्टा ए एन हो जाएगा, क्योंकि सब पीसेस के फ्लक्स को हम सम करते हैं। एक छोटे से पीस से फ्लक्स, फर्स्ट पीस से ई डेल्टा A1, सेकंड से सबको सम करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा ई कॉमन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा ए एन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो
हर एक के पास सेम होती है, ठीक है। इसलिए जो है वो आप कर सकते हैं कि ई जो होगी कॉमन, क्योंकि हर पीस के पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्वल होती है। इसकी एरिया डेल्टा A1, इसकी एरिया डेल्टा A2, इसकी एरिया डेल्टा A3 और इसकी एरिया डेल्टा AN होती है। एरियाज भी इक्वल है और हर एरिया के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसी है, तो हम कहेंगे हर पीस से फ्लक्स क्या गुजरेगा, सेम गुजरेगा। इसमें भी वही है कि हर पीस की एरिया इक्वल और हर पीस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, तो हर पीस में जो फ्लक्स गुजरेगा वो इक्वल फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं सेट कर लूं क्योंकि पीछे ये लाइंस आ गई है। ठीक है, अब आप इसको आगे ले जा सकते हैं फार्मूले को, और फार्मूले के अंदर आप क्या करोगे बेटा, देखिए हमने आइसोलेटेड चार्ज ली हुई है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसकी के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि जब हम ये आइसोलेटेड चार्ज रखते हैं तो उसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये सब छोटे छोटे पीसेस की एरिया का सम होता है, ठीक है। सब पीसेस का सम जो होता है वो हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्फेयर के बराबर, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस की सब की जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगी, एरिया ऑफ द स्फेयर के बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द स्फेयर होती है 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि हमने किलो सरफेस एरिया, जो किलो सरफेस लिया हुआ है वो हमने स्फेयर लिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द स्फेयर हो जाएगी 4 पाई, ये 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर में कैंसल, फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस का फार्मूला। तो फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस का फार्मूला हमारे पास आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। जो हमने कल पढ़ा था फार्मूला वो था फ्लक्स थ्रो प्लेन सरफेस, उसी प्लेन सरफेस के फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस कर लिया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जब आप चार्ज बंद करोगे तो क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरी चीज को मैं वापस जो है वो इसको रिपीट करता हूं ताकि आप इसको थोड़ा माइंड में रह सके। देखिए बेटा, क्लोज्ड सरफेस का मकसद होता है ऐसा सरफेस जो किसी भी चार्ज को अपने अंदर बंद कर ले। अब अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस हमने स्फेरिकल शेप का लिया हुआ है और उसके सेंटर पे हमने चार्ज रखी हुई है, जब हम चार्ज सेंटर पे रखते हैं तो उस चार्ज का डिस्टेंस सरफेस से हर पॉइंट इक्वल होता है, जैसे मैंने R1 R2 R3 अप टू Rn लिख दिया है कि सब का R इक्वल होने की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है, और ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब अगर कोई भी चार्ज इसके अंदर रख के उसका अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो बेटा ये हमने जो क्लोज सरफेस लिया हुआ है ये इन फॉर्म ऑफ स्फेयर लिया हुआ है, और स्फेयर का
कोई भी एरिया वेक्टर एक नहीं बन सकता, क्योंकि स्फीयर कर्व्ड सरफेस होता है लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे सरफेस को हम स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करते हैं, जैसे फुटबॉल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, और हर पीस को अगर आप देखोगे तो वो प्लेन बन जाएगा। जब छोटे छोटे पीसेस के अंदर तकसीम करोगे तो हर पीस प्लेन बन जाएगा, और हर पीस अगर प्लेन बन जाएगा तो आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो कि उस स्मॉल पीस से जो फ्लक्स होता है वो ई डेल्टा ए के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास ई डेल्टा ए का फार्मूला है ये इस्तेमाल होता है प्लेन सरफेस के लिए। तो इसलिए जो पूरा कर्व्ड सरफेस होता है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर हम तकसीम करते हैं, फिर हर पीस इतना स्मॉल होता है कि वो बिहेव करता है लाइक ए प्लेन सरफेस। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस सब प्लेन सरफेसेस जो होते हैं उनके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ई डेल्टा ए के लिए, और हम सब हर छोटे छोटे पीस का फ्लक्स अलग कैलकुलेट करके फिर सब फ्लक्स जो होते हैं उनको आपस में सम देते हैं, और टोटल फ्लक्स देखते हैं कि इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स है उसकी कैलकुलेशन किए, और ये फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस का फार्मूला आया है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का फार्मूला आया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? ये फार्मूला कहता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस is independent of size and shape of closed surface। बेटा साइज और शेप से कैसे इंडिपेंडेंट, इस फार्मूले से आपको कैसे पता लगा? इस फार्मूले से ऐसे पता लगा कि इसके अंदर आर नहीं है। जिस फार्मूले के अंदर आर नहीं होगा ना, इसका मकसद है आर पे अगर डिपेंड करता तो साइज ऑफ द क्लोज सरफेस पे डिपेंड करता, क्योंकि फिर आर अगर छोटा होता तो स्फीयर छोटा बनाना पड़ता, आर अगर बड़ा होता तो स्फीयर बड़ा होता। आर पे डिपेंड नहीं करता, इसका मकसद है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस न जो है वो शेप पे डिपेंड करता है, न साइज पे डिपेंड करता है, न ही पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हैं कि फ्लक्स साइज, पोजीशन एंड शेप। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, सपोज करें आपने एक स्फीयर लिया, उसके सेंटर पे चार्ज रखी आपने क्यू। आपने एक स्फीयर लिया, उसके साइड पे रखी चार्ज क्यू। अगर आपने एक क्यूब लिया, इस तरह से आपने क्यूब लिया, उस क्यूब के अंदर आपने चार्ज रखी क्यू, ठीक है, ये सेम चार्ज है बेटा। ठीक है, आप ये कह ले कि सेम चार्ज आपने रखी क्यू। आप एक बलून लेते हैं, उसके अंदर आपने चार्ज रखी क्यू। इन सब के अंदर सपोज करें इसमें से फ्लक्स 1 है, इसमें से फ्लक्स 2 है, इसमें फ्लक्स 3 है, इसमें फ्लक्स 4 है, तो सब का फ्लक्स बराबर होगा। ठीक है, सब का फ्लक्स जो है वो बराबर होगा, इज इक्वल टू फ्लक्स 4, क्योंकि फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सब के अंदर Q जो है वो बराबर है, तो फ्लक्स सब के अंदर बराबर होगा। चाहे आप वो चार्ज साइड पे रखें, चाहे आप चार्ज सेंटर पे रखें, आर है ही नहीं। आर नहीं है तो कोई फर्क नहीं। इवन आप इसको इस तरह रखें, एक बड़ा स्फीयर आप लेके उसके अंदर वही चार्ज रख दें तो भी फ्लक्स सेम रहेगा। अगर आप 1 कूलम चार्ज फुटबॉल के अंदर रखो या 1 कूलम चार्ज आप जमीन के सेंटर पे रख दो, दोनों कंडीशन में फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, फ्लक्स डिपेंड्स ओनली अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड। क्या है ये? चार्ज इनक्लोज्ड है। मैं लिख लेता हूं इसको,
flux depends only flux through closed surface, depends only upon charge enclosed, चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज आप किसी भी चीज के अंदर बंद कर दो तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 कूलम चार्ज स्फीयर के अंदर बंद करो, क्यूब के अंदर बंद करो, रूम के अंदर बंद करो, बलून के अंदर बंद करो, जमीन के अंदर बंद करो, मरकरी के अंदर बंद करो, सेचुर्न के अंदर बंद करो, किसी भी आप स्फीयर के अंदर बंद कर दो, स्फीयर की साइज मैटर नहीं करती, स्फीयर का क्लोज सरफेस का शेप मैटर नहीं करता, फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड। वो जो आप कहोगे फिर सर ये डेल्टा है, वो बेटा वो प्लेन एरिया का है, ये क्लोज्ड सरफेस का डिफरेंस है। प्लेन एरिया एक अलग चीज होती है, क्लोज्ड सरफेस एक अलग चीज, डिफरेंशिएट कीजिएगा फार्मूलाज के अंदर। वो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज से, शेप से, पोजीशन से, ओनली डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज्ड पे। जबकि वो फ्लक्स प्लेन एरिया का है, वो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ चीजों पे डिपेंड करता है। वो चीजें हम डिस्कस कर चुके। तो आप सेम चीज को नहीं कहे सर वहां पे आपने ये कहा, यहाँ पे वो कहते, वहां पे मैंने किसी और चीज के लिए कहा है, यहाँ पे मैंने एक और चीज के लिए कहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करें चीजों को आप। फ्लक्स मतलब फ्लक्स नहीं होता, फ्लक्स मतलब आप ले लेते हो फ्लक्स मतलब फ्लक्स, फिर वो फ्लक्स जो होता है वो कहीं पे एरिया पे डिपेंड कर रहा है सर, कहीं पे आप कहते हो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा फ्लक्स डिफरेंट चीजों से होता है, प्लेन एरिया का अलग होता है, क्लोज सरफेस का अलग होता है, तो डिफरेंशिएट करें। आप ये तो नहीं कह सकते कि एक्सीलेशन एक्सीलेशन है, फिर 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, फिर आप रफ पे लगाओ या प्लेन जो है वो स्मूथ पे लगाओ एक्सीलेशन एक्सीलेशन, ऐसे तो नहीं करोगे। जब आप वही फोर्स ऐसे प्लेन के ऊपर लगाते हो जिसमें फ्रिक्शन होती है, वहां पे तो एक्सीलेशन उतनी नहीं आएगी जितना स्मूथ पे आएगी। तो कंडीशन में देखा जाता है कि जो फ्लक्स प्लेन एरिया से होता है, वही कंडीशन आप क्लोज्ड के लिए नहीं लगाओगे, जो क्लोज्ड की कंडीशन होती है वो तो आप प्लेन पे नहीं लगाओगे। तो कंडीशनल चीजें होती है, उनको ध्यान में रखिएगा। अब यहां से ये आ गया हमारे पास। अब ये मैं एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन ये होता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। बेटा इसमें पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकलती हैं, कैलकुलेट करें। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 कूलम चार्ज से, ये 1 कूलम चार्ज है, इससे कितनी लाइनें निकलेंगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करें। बेटा देखें, नंबर ऑफ लाइंस क्या होते हैं, फ्लक्स होता है। आप क्या करें, इसी 1 कूलम चार्ज को आप बंद कर दें क्लोज्ड सरफेस पे। अब जितनी भी इससे लाइनें गुजरेंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, फ्लक्स बन जाएंगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको, फ्लक्स इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ लाइंस हम कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट 1 अपन 8.85 10 पावर माइनस 12, 1 अपन 8.85 करें, 1 अपन 8.85 9.1 85 0.112 इंटू 10 पावर 12 पॉजिटिव। तो
1.12 इंटू 10⁻11 इतनी लाइनें गुजरेंगी। 1 कूलम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनती है? 1.12 10⁻11। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस अगर कैलकुलेट करनी है तो आप इसे करोगे कि 1 कूलम चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो 1 कूलम चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है? 1.12 10⁻11 लाइंस निकलती है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है? फ्लक्स होता है। अब अगर आपको कहीं पे नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्लोज सरफेस का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं और यही गासेस लॉ होता है। ठीक है, गासेस लॉ यही है जो हमने डिस्कस किया है। कल थोड़ा उसको शेप देंगे गासेस लॉ का, बाकी यही है जो गासेस लॉ कहता है। ठीक है, चीजें वही है। गासेस लॉ समझे आपका हो गया है, जस्ट उसको गासेस लॉ का शेप देंगे कल इंशाल्लाह, बाकी गासेस लॉ आपका हो गया। यही गासेस लॉ कहता है। ठीक है, कि आप इस तरह से फ्लक्स की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे।